सो हे एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम लोग हमारा oogenesis डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारी लास्ट वीडियो के अंदर हमने हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा फिनिश कर लिया था। सो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को चेक कर लेना। ऑल्सो इस वीडियो को समझने के लिए अगर आपने एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस देख लोगे तो आपको ये वीडियो बहुत ईजी लगेगी, क्योंकि टॉपिक काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, बस थोड़ा सा फ़र्क है, ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन वीडियो के लास्ट तक ये टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सो इस वीडियो में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज़ oogenesis। सो oogenesis होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ ओवम या फिर एग का फॉर्मेशन होना। सो जो फीमेल के अंदर एग बनता है उसी प्रोसेस को हम लोग oogenesis बोलते हैं। अच्छा, ये जो एग बनता है, जो फीमेल्स होती हैं इनके अंदर जो oogenesis होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है। जब ये फीटस बनती हैं तब से ही इनके अंदर oogenesis की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे हमारे ह्यूमन मेल्स थे, उनके अंदर क्या होता था, जब प्यूबर्टी में वो आते थे तब वो स्पर्मेटोजेनेसिस करके स्पर्म्स बनाते थे। लेकिन फीमेल्स में एग बनने की जो प्रक्रिया होती है वो उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही स्टार्ट हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जो फीमेल्स होती है उनकी जो 2 ओवरीज होती हैं हर फीमेल में, सो दोनों ओवरीज में से हर एक ओवरी के अंदर मिलियंस ऑफ ओगोनिया प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ओगोनिया क्या होता है? जैसे स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स बनते थे, इसी तरह से ओगोनिया की हेल्प से ही आगे आगे ओवम बनेगा। स्पर्मेटोगोनिया हमारे सेमनीफेरस टिब्यूल्स के अंदर से जो टेस्टिस के अंदर थी, इसी तरह से हमारे जो ओगोनिया होते हैं वो फीमेल की ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और मिलियंस के अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो अब देखते हैं कि इनसे फॉर्मेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले हमारा होता है ओगोनियम, मतलब ओगोनिया का सिंगुलर होता है ओगोनियम। तो यहाँ पर हम प्रोसेस समझने के लिए एक ओगोनियम ले लेते हैं। ये रहा हमारा ओगोनियम। ओगोनियम एक डिप्लॉइड सेल होता है। हमेशा याद रखना, जिस भी सेल से गैमेट्स बनेंगे वो हमेशा डिप्लॉइड सेल ही होगा। एक डिप्लॉइड सेल से हमेशा गैमेट्स बनते हैं। क्यों? क्योंकि जो डिप्लॉइड सेल है वो आगे मियोसिस करेगा। मियोसिस करने से उसके क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए तब वो हैप्लॉइड सेल बन जाएगा। तो एक फीमेल का हैप्लॉइड एक मेल का हैप्लॉइड फ्यूज़ करके हमेशा डिप्लॉइड बनाते हैं। इसी तरह से जायगोट बनता है हमेशा। मेल जर्म सेल में हमने देखा हमारा जो स्पर्मेटोगोनिया था वो डिप्लॉइड था, यहाँ पर हमारा ओगोनियम डिप्लॉइड होगा। तो सबसे पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, ये अभी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये करेगी माइटोसिस डिवीजन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मियोसिस और माइटोसिस आता होगा, बट फिर भी मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। माइटोसिस होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहेंगे और सेल 1 से 2 बन जाएंगे। और मियोसिस होता है कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे और सेल 1 से 4 बन जाएंगे। मियोसिस 2 फेज में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में सेल 1 से 2 बनते हैं और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, और मियोसिस 2 में वही सेल 2 से 4 बन जाते हैं, लेकिन क्रोमोसोम नंबर दूसरी बारी में हाफ नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हमारा ओगोनियम माइटोसिस डिवीजन करेगा और वो ओगोनियम से बना लेगा प्राइमरी oocyte। जैसे स्पर्मेटोगोनियम से बना था हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सिमिलरली ओगोनियम से बनेगा प्राइमरी oocyte। तो ओगोनियम डिप्लॉइड था, माइटोसिस करा है, प्लॉइडी सेम रहेगी, 2n ही रहेंगे दोनों सेल, और सेल 1 से 2 बन गए। अब क्या होगा, ये जो प्राइमरी oocyte है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, अब ये एम्ब्रियो ही है, तो वहीं पर ये मियोसिस 1 भी शुरू करेगा। लेकिन हमने पढ़ा है मियोसिस 4 फेज में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। माइटोसिस भी 4 में ही होता है। सो मियोसिस के 2 फेज होते हैं, मियोसिस 1, मियोसिस 2। तो इसीलिए टोटल 8 फेजेस हो गए, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। सिमिलरली मियोसिस 2 के हो गए 4, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। सो इधर क्या होगा, ये मियोसिस 1 स्टार्ट तो करता है लेकिन प्रोफेज 1 में ही अटक जाता है, उसके आगे आ ही नहीं पाता। अब ये यहाँ पर अटक जाता है, और अब जो फीमेल है वो अपनी प्यूबर्टी तक यहीं तक अटकी रहती है। तो प्रोसेस एम्ब्रियो की स्टेज से स्टार्ट हुआ था, ओगोनियम से प्राइमरी oocyte बना था, प्राइमरी oocyte, लेकिन आगे आके प्राइमरी oocyte ही रह जाता है, क्योंकि मियोसिस 1 भी पूरा नहीं हो पाया, वो पहले ही अटक गया। तो प्राइमरी oocyte ही बोलते हैं इसको हम अब भी। अब क्या होता है, फीमेल हो गई है बड़ी, तो उसकी प्यूबर्टी आ चुकी है, उसकी एज 11 से 13 के आसपास हो चुकी है। अब क्या होगा, जो इसकी मियोसिस 1 है ये कंप्लीट हो जाएगी। सो यहाँ पर बस ये होता है कि अनइक्वल डिवीजन होता है। अनइक्वल डिवीजन से मेरा क्या मतलब है वो आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। जो सेल्स है वो 2 में डिवाइड हो जाएंगे, एक छोटा सेल बनेगा और एक बड़ा सेल बनता है, लेकिन प्लॉइडी हाफ हो जाएगी मियोसिस के बाद, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। अब प्लॉइडी हाफ हो गई है तो जो छोटा वाला सेल है उसको हम लोग बोलते हैं पोलर बॉडी, और वो डीजनरेट हो जाती है, उसका कोई काम नहीं होता। लेकिन जो हमारा बड़ा वाला सेल बना है
इसको हम लोग नाम देते हैं हमारा सेकेंडरी oocyte। मतलब प्राइमरी oocyte ने मियोसिस कंप्लीट करके सेकेंडरी oocyte बनाया। लेकिन मैंने कहा था मियोसिस 2 फेजेस में कंप्लीट होता है, तो मियोसिस 1 ही हुआ है। अब ये करेगा मियोसिस 2 कंप्लीट। तो जब सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा तो अगेन वो जो बड़ा वाला सेल है वो मियोसिस करेगा, तो एक छोटा सेल बनेगा, एक बड़ा सेल बन जाएगा। सो जो छोटा वाला सेल है वो पोलर बॉडी है, वो डीजनरेट हो जाएगा, और जो हमारा बड़ा वाला सेल है वो होगा हमारा ओवम, और वही है हमारा एग। सो अनइक्वल डिवीजन से मेरा यही मतलब था कि एक छोटा सेल बनेगा और एक बड़ा वाला सेल बनेगा। सो आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो समझ आ गई होगी। अब वीडियो में थोड़ा सा पीछे चलेंगे और समझेंगे कि बीच में इसके साथ एक और प्रोसेस है जो साथ साथ चलता रहता है। तो दोनों प्रोसेस को आई होप आप लोग सिंक्रोनाइज कर पाओगे। सो चलते हैं दोबारा और समझते हैं कि वो क्या प्रोसेस है जो हमने ऊपर स्किप किया था। अच्छा, हमने डिस्कस किया कि हमारा ओगोनियम माइटोसिस करके प्राइमरी oocyte बनाता है। प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 शुरू तो करता है लेकिन प्रोफेज 1 पे ही रुक जाता है। अब उसके बाद वो प्यूबर्टी के बाद आगे का प्रोसेस करता है। लेकिन इस पूरी प्यूबर्टी के बीच तक सिर्फ इतना ही नहीं होता है, प्राइमरी oocyte बन के रुकता ही नहीं है, और भी कुछ प्रोसेस होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज से प्यूबर्टी तक के। वो क्या होता है, आपका जो प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 पे अटक गया है, ये वाला जो सेल है प्राइमरी oocyte जो मियोसिस 1 पे अटक गया है, इसके अराउंड एक सेल की लेयर आ जाती है। इस सेल की लेयर को हम लोग नाम देते हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स। सो जब इसके अराउंड ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर आ गई, प्राइमरी oocyte के अराउंड ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर आ चुकी है, अब इस स्ट्रक्चर को, पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। आई होप इट्स क्लियर कि प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है। प्राइमरी oocyte के अराउंड ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर आ जाती है। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही होता है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद प्यूबर्टी तक हमारे जो प्राइमरी oocyte है उसका नंबर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होता रहता है फीमेल की बॉडी के अंदर। मिलियंस थे ओगोनिया स्टार्टिंग में, उसके बाद वो डिवाइड होकर प्राइमरी oocyte बनाते हैं। प्राइमरी oocyte के बाद ग्रेन्युलोसा सेल्स आते हैं और प्यूबर्टी तक उनका नंबर बॉडी में डिक्रीज़ होता है, और हर फीमेल के अंदर 60,000 से 80,000 प्राइमरी oocyte बसते हैं, मतलब प्राइमरी फॉलिकल। दोनों एक ही बात है। आई होप आप इंटर रिलेट कर पा रहे होगे इनको। सो उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारा प्राइमरी फॉलिकल है ये आगे डेवलप होता है। अब ये प्राइमरी फॉलिकल रुका रहता है प्यूबर्टी तक। प्यूबर्टी में जब फीमेल आती है तब इसका प्रोसेस आगे स्टार्ट होता है। तब क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल का डेवलपमेंट दोबारा शुरू होता है। प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होकर के उसके बाहर एक और ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर आ जाती है, मतलब मल्टी लेयर हो जाती है ग्रेन्युलोसा सेल्स की। इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम दे देते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल आगे फर्दर डेवलप होता है। डेवलप होने के बाद इसके बाहर और लेयर्स आ जाती हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स की, और जो हमारा एक बीच में इसके कैविटी भी बन जाती है, खाली स्पेस बन जाता है। उस कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है। कैविटी फिल्ड विथ फ्लूइड इन टर्शियरी फॉलिकल इज एंट्रम। मतलब हमारा जो टर्शियरी ये जो फॉलिकल है इसको हम लोग नाम देते हैं टर्शियरी फॉलिकल, और जो इसका फ्लूइड है जिसमें स्पेस भरा हुआ है उस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं एंट्रम। उस स्पेस को, जो कैविटी है जो फ्लूइड से भरी है, उसको हम लोग एंट्रम नाम देते हैं। अच्छा, हमारा टर्शियरी फॉलिकल तो पूरा बन चुका है, लेकिन एक बात अच्छे से याद रखो कि अभी तक ये प्राइमरी oocyte ही है। जैसे हमारे प्राइमरी oocyte के बाहर एक सेल की लेयर आई, प्राइमरी फॉलिकल बना, और मल्टी लेयर्ड हो गई, 2-3 लेयर्स आ गई, सेकेंडरी फॉलिकल बना, और लेयर्स आती गई तो हमारा टर्शियरी फॉलिकल बना। लेकिन जो हमारा प्राइमरी oocyte है वो सेम है, इसके अंदर अभी भी प्राइमरी oocyte ही है, अभी तक ये सेकेंडरी oocyte नहीं बना है। तो टर्शियरी फॉलिकल के बाद ये जो हमारा प्राइमरी oocyte है जब एंट्रम आ जाता है, तब प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 कंप्लीट करता है, अपना अनइक्वल डिवीजन करता है जिसमें पोलर बॉडी बनती थी और हमारा सेकेंडरी oocyte बनता था। सो टर्शियरी फॉलिकल के बाद जो फॉलिकल आता है उसके अंदर हमारा सेकेंडरी oocyte बनता है, और उसके बाहर एक कवरिंग आ जाती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है। ये प्रोटेक्टिव लेयर का नाम होता है जोना पेलुसिडा। इस लेयर का काम क्या होता है ये आपको बताता हूँ। जब फर्टिलाइजेशन होता है एग में, तब ये लेयर इंश्योर करती है कि बस एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर सके और कोई भी स्पर्म आ करके दोबारा फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता। तो सेकेंडरी oocyte के बाद जब जोना पेलुसिडा आ जाती है, यही होता है हमारा ओवम और एग। सो हमारा जो एग है इसके अराउंड एक और लेयर आ जाती है ग्रेन्युलोसा सेल्स की, मतलब टर्शियरी फॉलिकल में थी ऑलरेडी लेयर्स, इसके अराउंड और ज़्यादा लेयर्स आ जाती हैं। सो इस फाइनल फॉलिकल को हम लोग बोलते हैं हमारा ग्राफियन फॉलिकल। और इस ग्राफियन फॉलिकल के आगे भी काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन वो इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, वो मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक है तो वहीं पे कवर करेंगे।
सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और कोई टॉपिक्स या फिर कोई डाउट्स हो आपके तो मेरे से कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, मैं सारे रिप्लाई करूँगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।